अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यार हमारी तो आजकल नींद नहीं पूरी होती और आप लोगों को फोर टैलेंट मिल गया तो आप लोगों की तो मौजें। खैर, तो फोर टैलेंट आप लोगों को मिल गया, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करूं, या इसके बाद आपको फोर टैलेंट अब जब मिल चुका है, आपको ईमेल आ गई है, इसके बाद आपने नेक्स्ट करना क्या है वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ मिस करूँ तो कमेंट के अंदर मुझे बता दें कि ये हमारा क्वेश्चन था ब्रदर, काइंडली इसको एड्रेस कर दो, या जिस तरह भी आपको पता है तो बता दो, तो मैं वो भी कर दूँगा, ठीक है। अब ये मैं कर रहा किस लिए हूँ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यार जब मुझे फोर टैलेंट मिला था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार था कि ये कैसे होगा यार, वो कैसे होगा, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स तो मिल नहीं रही। खैर हमारी समरी फॉरवर्ड हुई थी अगस्त के अंदर। उन दिनों में मई वालों को अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी एम्बेसी से। तो हमने कहा हमारी बारी तो आनी नहीं है इस साल। मैं ट्रांसलेशन के लिए गया, इंश्योरेंस करवाने के लिए गया, उन्होंने बोला कि यार तुम पागल हो, इंश्योरेंस के ऊपर पैसे लगा रहे हो या ट्रांसलेशन के ऊपर लगा रहे हो, आपको तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिली, अगर मिली भी तो अगले साल जाके मिलेगी आपको, तो तब हम बना देंगे। तो मैंने कहा यार अब मैं इनका क्या करूँ। खैर इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। ये अब देखो, ट्रांसलेशन वाले का काम इससे रिलेटेड नहीं है, या इंश्योरेंस वाला है, उसने आपको अपॉइंटमेंट या उसका एडमिशन से यूनिवर्सिटी के कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पता नहीं वो ऐसी सजेशंस क्यों देते हैं मुझे। अभी भी इंस्टा पे भी और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट ऐसे आ रहे हैं कि यार हमें तो वो ट्रांसलेशन वाले ने ये बोला है, आपका तो ये मसला है, ये मसला है। मैंने कहा यार उसका ऑफर लेटर से या उसका यूनिवर्सिटी के एडमिशन से क्या ताल्लुक है उस बंदे का। उसके बंदे का काम है कि आपको ट्रांसलेशन करके दे, या अगर वो है इंश्योरेंस वाला आपको इंश्योरेंस करके दे और अपने पैसे ले। खैर बात फिर इधर उधर निकल जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर टैलेंट आपको मिल गया, इसके बाद आपने करनी है प्री इनरोलमेंट, ठीक है। इससे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई किया था उसे कहते हैं प्री एक्सेप्टेंस, या एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था। अब आपको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, तो अब आपने अप्लाई करना है प्री इनरोलमेंट के लिए। प्री इनरोलमेंट के बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है इनरोलमेंट के लिए, ठीक है। यानी आपने अभी दो स्टेप्स करने हैं। अभी जो रिसेंट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि 17 जुलाई तक आपको ऑफर लेटर या एकेडमिक एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, लेटर है, वो मिल जाएगा, एक तरह का एक्सेप्टेंस लेटर वो आपको मिल जाएगा। वो आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उन्होंने ईमेल के अंदर मेंशन किए हैं, प्री इनरोलमेंट फाइल कर लेनी है। प्री इनरोलमेंट कैसे फाइल करनी, किस तरह से वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आपने उसको फॉलो करके उसको वो कर लेना प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, प्री इनरोलमेंट आपने कर दी, उसके बाद होप सो आपकी मीटिंग होगी वेलकम ऑफिस के साथ। वो आपको बता देंगे ईच एंड एवरीथिंग, आपने ये कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है। इनरोलमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इटालियन में होती हैं सारी चीज़ें, पोर्टल वगैरह ये वो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार मसला होता है, तो वो पेज ट्रांसलेट नहीं हो रहा होता, या 100 मसले होते हैं, तो आपने वो देख लेना है, ठीक है। आपको पीडीएफ और ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसको फॉलो करते हुए आपने वो इनरोलमेंट अपनी फाइल करनी है। और इनरोलमेंट फाइल करने के लिए डेडलाइन भी होती है, 30 सितंबर या दिसंबर तक डेडलाइन होती है। खैर उस तब तक आप खुद कर सकते हो, उसके बाद आप खुद नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी आपको खुद अपनी तरफ से आपको इनरोल करवा देती है, वो भी आप यहाँ आने के बाद रिक्वेस्ट करो, ये वो कर देते हैं। लेकिन बेहतर ये आप पहले ही कर लो। खैर अब पहले स्टेप के ऊपर वापस आते हैं। मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं प्रोसेस आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दी है। जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट्स का, ये वो मसला, तो वो आपको जब मीटिंग होगी आपकी वेलकम ऑफिस के साथ, तो वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, ताकि ऑलमोस्ट चीज़ें जो है आपके माइंड के अंदर वो क्लियर हो जाए। अच्छा, डू आई नीड डीओवी आफ्टर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप? आपको डीओवी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो ने जो सेल्फ वाले स्टूडेंट्स थे, आई थिंक उनको भी डीओवी वेव ऑफ कर दिया, और जो फोर टेनेंट वाले उनका भी डीओवी वेव ऑफ कर दिया। आपको सिर्फ वीज़ा की चेकलिस्ट रेडी करनी है, आपको डीओवी वाली चेकलिस्ट रेडी नहीं करनी, ठीक है। यानी आपकी आधी जो थी ना, वो एफर्ट जो कंप्लीट आपकी एफर्ट्स होनी थी ना वीज़ा प्रोसेस पे, उसमें से आधी कम हो गई हैं, ठीक है। हम लोगों से हमें इन्होंने बोला था डीओवी का, हम लेके आए थे, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने चेक नहीं किया, कोई हमसे डिमांड नहीं किया कि ला के दिखाओ कि मिला भी है नहीं मिला, लाए भी हो या नहीं। खैर डीओवी क्या, हमसे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं अभी तक यूनिवर्सिटी ने मांगे, तो अच्छा किया उन्होंने डीओवी। इससे आपकी 12-15 हज़ार आई थिंक इसकी भी फ़ी होती है, तो वो आपकी नहीं लगेगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पूछा हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज़ नीडेड। देखो यार, फोर टैलेंट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो मैं क्या बोलूँ, देखो
बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अलग से मैं, अब देखो ये वीडियो कोई सेल्फ वाला स्टूडेंट शायद वो भी देख रहा हो, सेल्फ वालों को चाहिए होती 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट। वो 25 से 30 लाख क्यों चाहिए उसको मैं आपको ना क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान के अंदर, खासकर हम लोग उसको बड़ा अजीब सा लेते हैं और वो ठीक है, ये प्रॉपर एक वीडियो जो है ना वो डिमांड करता है ये टॉपिक। खैर आपको कितनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, आपको 10 लाख तक आप कर लें। मैंने खुद अपनी 10 लाख की थी, एक स्टूडेंट था उसने 7 लाख की थी, तो इट डजेंट मैटर, लेकिन ये कि आप वो 10-12 लाख कर लें तो बहुत है आई थिंक। ठीक है, अच्छा 5600 यूरोज आपको चाहिए होते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। अब वो जो 5600 यूरोज हैं वो डिवाइड होते हैं आपकी अकोमोडेशन के अंदर भी, आपकी फूड एक्सपेंसेस के अंदर भी। आपकी अकोमोडेशन तो फोर्ट आइलैंड के अंदर कवर हो जाएगी, फूड एक्सपेंसेस आपको खुद करने मैनेज, तो फूड एक्सपेंसेस के लिए यानी 5600 को आधा कर लें, वो कितने बनेंगे उतने आपके बैंक के अंदर पड़े हुए हो। ठीक है सर, हमारे तो देख लेना आप उतने यानी 5600 यूरोज का आधा आपके पास बैंक, उसकी बैंक स्टेटमेंट तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, ओके। डू दे प्रायोरिटाइज द स्कॉलरशिप स्टूडेंट फॉर गिविंग वीज़ा अपॉइंटमेंट्स। वो वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं, वो आपको वीज़ा भी लेके देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है लेकिन ये कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने कोई गलती नहीं करनी, कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं देना, इधर आप कुछ बता रहे हो इधर कुछ बता रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको वीज़ा मिल जाता है। कैन वी अप्लाई फॉर रीजनल स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी फॉर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। यार मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, फोर्ट देखो किसी भी कंट्री के अंदर, यहाँ इटली में भी और इवन पाकिस्तान के अंदर भी, अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिल रहा हो तो आप दूसरा नहीं ले सकते। ये उसके अंदर लिखा होता है, जब भी आप कॉल, कोई भी आप स्कॉलरशिप की कॉल रीड करो, उन्होंने लिखा होता है अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड करें, और अगर मिल रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, इस तरह से कुछ लिखा होता है उन्होंने। तो यहाँ भी ऐसे ही, अगर आपको फोर्ट आइलैंड मिल गया तो आप रीजनल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते ऑफिशियली लेकिन इनका कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं, लेकिन ये बात है, आप यहाँ आ जाओ उसके बाद आप रीजनल के लिए अप्लाई कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। खैर वो अलग बात है, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए। अब देखो रीजनल के लिए डॉक्यूमेंट्स और तरह के उनकी जो है ना वो टोटली डिफरेंट है वीज़ा के लिए ना, वीज़ा के लिए और है, और इधर वीज़ा के लिए आप शो करवा रहे हो आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी है ये वो, और इधर आप शो करवा रहे हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लो है आपकी, आप ये क्योंकि ये एक तरह से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अब भी आप रेडी करोगे ना वीज़ा वाले भी और रीजनल स्कॉलरशिप के लिए भी, तो वो मिक्स हो जाएंगे। और इसकी एक रीज़न एक और भी है, वो इस वजह से जब आप मुफा के पास जाते हो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए, इधर भी मुफा से चाहिए रीजनल के लिए भी अटैच हुए हुए, इधर वीज़ा के लिए भी मुफा से चाहिए अटैच हुए हुए। मसला क्या आता है, मुफा के पास आप जिस दिन जाते हो, मुफा उस दिन जितने डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं सब पे सेम स्टैम्प करता है आपकी एप्लीकेशन के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, सेम क्यूआर कोड। तो एम्बेसी के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, इधर आपकी प्रोफाइल हाई आपने रखी हुई है और इधर आपने प्रोफाइल लो रखी हुई है, और हालांकि आपने एम्बेसी में हाई प्रोफाइल वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब वो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड तो वो साथ ये भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट को तो पता नहीं होता कि चल क्या रहा है, लेकिन वीज़ा पाकिस्तान के अंदर जो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर 50% जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं स्टडी वीज़ा, उनकी रीज़न ये होती है कि वीज़ा प्रोसेस के वक्त ही अपने इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स, वो रीजनल वाले भी और ये भी इकट्ठे वो प्रिपेयर करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स कांटेक्ट मुझे करते हैं, अपने स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स अलग रेडी करें, जब वो रेडी सारे हो जाएं तो फिर रीजनल की स्कॉलरशिप के ऊपर आएँ। ठीक है, इनको अलग से रेडी करें। अच्छा, फूड एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड इन स्कॉलरशिप, बिल्कुल नहीं है कवर्ड। सो हाउ मच मंथली अ स्टूडेंट यूजुअली स्पेंड ऑन फूड देयर इन लेचे। अच्छा, सिटी का नाम लेचे है, प्रोनाउंस अपना ठीक करना, ठीक है तो फूड एक्सपेंसेस आपको खुद बियर करने हैं, तो वो आपने कैसे करने हैं, कितने होंगे। देखो जब मैं पाकिस्तान से आया था, मैं आई थिंक कुछ पैसे साथ लेके आया था, सभी स्टूडेंट्स लेके आए थे, क्योंकि फूड एक्सपेंसेस इन लोग ये नहीं देते। यहाँ पे फूड एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो होते थे 50 यूरोस, 50-60, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में तो बंदा वो वैसे ही बंदा सा होता है, हर चीज़ कन्वर्ट कर रहा होता है यूरोस के अंदर और ये वो, लेकिन जब वो पैसे भी मिल रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, तो फिर बंदा कहते हैं यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अब वो यूरोस में जा रही है, कुनार जा रही है। अब कुनार तो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है, तो
कुछ करने को ना हो तो ऐसे ही गुनाह चले जाते हैं कि यार देखते हैं क्या नया है भाई, या कुछ ऑफर लगी हुई है तो ले लेते हैं। तो इसलिए हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 80 यूरो 90 यूरो तक अब इन दिनों में हो जाता है। लेकिन आपका 50 यूरोज़ के अंदर जब आप लोग आओगे, महीना 50 यूरोज़ में बड़ा आसानी से बंदा कवर कर लेता है। ठीक है, तो कम से कम मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा 4-5 माह के अपने पैसे लेके आना साथ। 4-5 माह के फूड एक्सपेंसेस प्लस आप उसको दो, आपने यहाँ आके क्या बनवाना होता है वो परमिट, जो रेजिडेंस परमिट होता है वो आपने बनवाना होता है, परमेसो दी सोजोर्नो। उसकी फ़ी होती है 118 यूरो समथिंग। वो आपके पास हो, फिर आपके पास 100 के राउंड अबाउट मोबिलिटी के लिए, यानी एयरपोर्ट पे आप उतर गए, इससे आपने जब यहाँ पे आना है सिटी के अंदर आना है। हमें नॉर्मली पाकिस्तान से फ़्लाइट्स मिलती हैं दुबई, और दुबई से नपोली की फ़्लाइट्स मिलती हैं। नपोली एयरपोर्ट जो है ना, नेपल्स वाला वो, तो नेपाल से यहाँ की लेचे की 6 आवर्स की फ़्लाइट है, सॉरी 6 आवर्स की बस, बस आपको ले 6 घंटों में पहुँचाती है यहाँ पे। तो उसके 230 यूरो तक वो होते हैं। फिर अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हो, और ये भी आप लेचे आओगे, अगर आपको अकोमोडेशन मोंतरौनी में देते हैं, फिर जब जिस टाइम भी आप आ रहे हो लेचे से, फिर मोंतरौनी आपने आना है ये वो, तो टैक्सी का ये वो तो 100 तक वो रख लो, और 200-300 उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेके आना। मैं तो ये कहूँगा आपको, क्योंकि खर्चा आप पता ही नहीं चलता। देखो हम जिस दिन, मैं जब आया था आई थिंक 600 यूरो साथ लेके आया था, 600-700 यूरो। तो दूसरे दिन ही पता चला, जब यहाँ आने के बाद 2-3 दिन के अंदर खर्चे काफ़ी होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो लेनी होती हैं कि यार ये भी, ये इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। तो वो पता ही नहीं चलता कि 200-300 यूरो तो आपके 2-3 दिनों में लग जाते हैं। हम वो पहले प्लान करते हैं यार 50 यूरो हर महीने लगेंगे, तो 200 यूरो 4 महीने का खर्चा हो गया। लेकिन जब वो खर्चा होता है तब आपको पता लगता है। पहले महीने खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, ये अपने रखिएगा माइंड में। उसके बाद फिर आप वो मैनेज करते हो चीज़ें, ठीक है। और जॉब्स जॉब्स यार, गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, बहुत तो नहीं, मतलब इस तरह से है कि आपको मूव करना पड़ता है। हर पूरा ये सेलेंटो जो सारा, ये सारा वो एडियाटिक सी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आयोनियन सी है। तो बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कमाल की और मज़े की। सेलेंटो इटसेल्फ ब्यूटीफुल। सो पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिज़्म की वजह से जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो आप इन दिनों में जॉब्स कर सकते हो यहाँ पे। आपको नॉर्मली 35 से लेके 45-50 यूरो तक पे करते हैं, डिपेंड ऑन आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती। तो आपको अगर 4 टैलेंट मिल गया है तो लैंग्वेज लाजमी सीखें। सितंबर अक्टूबर में आई थिंक क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी लैंग्वेज की ऑनलाइन, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी से यूट्यूब के ऊपर वो पड़े हुए कोर्सेज वगैरह, आपके पास अगर टाइम मिलता है तो वो आप कोर्सेज से कम से कम लैंग्वेज अपनी जो है ना वो सीख लें, अगर आपने यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब्स करनी है ये वो। तो इंग्लिश से गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर लैंग्वेज आती है ना तो फिर बंदा तंग नहीं होता, ठीक है। और सर्दियों में यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, नहीं होती, इससे ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही सन्नाटा होता है। हाँ बिल्कुल ही सन्नाटा होता है एक तरह से, लेकिन जॉब्स फिर भी, अब देखो ना, गर्मियों के अंदर अगर यहाँ पे 1000 लोग थे, 1000 के अंदर से 200 को इटालियन आती थी, तो सर्दियों के अंदर जॉब जो है अगर वो 400 हैं, तो 200 तो वो इटालियन जिनको आती है उनको मिल जाएगी, और 200 को भी मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आप उसको वो समझ जाओ, ठीक है। सर्दियों में चूंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं होते तो जॉब्स भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज आती है, या जो है जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे थे गर्मियों में, अगर वही अपना रेस्टोरेंट या जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो ओपन रखता है, और वो उसके पास पोजीशन होती है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह। तो ये था, ये चीज़ें थी। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्वेश्चन है। अच्छा, वही रीजनल स्कॉलरशिप वाला पूछा गया। यू मैंशनड इन वीडियो दैट आई सजेस्ट यू टू नॉट टू अप्लाई इन इटली दिस ईयर नाउ बिकॉज अपार्टमेंट चेंज हो गया ये वो। भाई मैंने आई थिंक 31 30 मार्च या अप्रैल के एंड पे आई थिंक मैंने ना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपलोड कर दिया था। उसके बाद वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर आपको बता दिया था कि अब से आप अप्लाई ना करें, क्योंकि तब एडमिशन ओपन थे। मैंने आपको बताया था अप्लाई ना करें इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपॉइंटमेंट्स का इशू था। अब देखो, अगर आज आपने इटालियन किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 1 महीने के बाद वो रिजल्ट देगी प्रोबेबली। लेकिन अगर 1 महीने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो फिर 1 महीने के बाद 15-20 दिन के बाद आपको रिजल्ट देगी। एक्सेप्टेंस लेटर दी, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स
अपलोड किए, प्री इनरोलमेंट आपने कर ली, प्री इनरोलमेंट करने के बाद 10-15 दिन के अंदर आपकी समरी फॉरवर्ड होती है एम्बेसी, यानी आपका ये सारा 2 से 3 माह लग गए। अब जब 2 से 3 माह लग गए तब तक तो अगस्त आ चुका होगा, ठीक है। तो अगस्त के अंदर अगर आपकी समरी फॉरवर्ड हो गई है तो फिर तो आप भूल जाओ आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान के अंदर जो इटालियन एम्बेसी, उसने इस साल रूल्स अपने चेंज किए हैं, ठीक है। उसने कौन कौन से रूल चेंज किए हैं, अभी क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, उसके हवाले से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 टैलेंट वालों को, जो सेल्फ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यूज होंगे, लेकिन एक साल नज़र ये आ रहा है जहाँ तक मुझे पता है कि इस साल अपॉइंटमेंट्स सभी को मिलेंगी। इट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन ये है कि मैं इसके ऊपर आई थिंक एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा कि क्या वो चेंजेस हुई हैं और किस तरह ये सभी को अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ऐसे होगा, आई डोंट नो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स के लिए, वीज़ा के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। ऑलमोस्ट हाउ मैनी, अच्छा यार, मेरी इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ जी सी यू आर ट्राइंग टू रूइन द स्टूडेंट्स करियर। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो वो 4 टैलेंट्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि इश्यूज जो होते हैं वो मैंने कौन कौन से फेस किए थे, और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मैंने आई थिंक उसके अंदर बताया था कि इस यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट उसमें कैसे किया था, किस तरह ये वो। तो आपको ये चीज़ें जो है ना, वीज़ा और अपॉइंटमेंट्स वाली, ये उसके अंदर आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा जी। ऑलमोस्ट हाउ मैनी पाकिस्तानी आर सिलेक्टेड दिस ईयर, इस साल कितने हुए आई डोंट नो, लेकिन ये है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी ही सिलेक्ट होते हैं। अब 25 सीटें, 25 के अंदर से सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होगी, दूसरी नेशनलिटीज़ कम होंगी, इवन इंडियंस भी कम होते हैं, बहुत कम गिनती के होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि इंग्लिश इन जो है ना, इनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सेम है। यानी इनकी इंग्लिश ऐसे है कि अब मैं वो क्या बताऊँ, लेकिन इनको हमारी इंग्लिश तो पसंद आ जाती है, मतलब समझ आ जाती है, और हमारा जीपीए भी अच्छा होता है आई थिंक, तो वो लिस्ट में आ जाते हैं हम लोग। बस अब देखो ना, अगर आपका जीपीए अच्छा था तो आप क्वालिफाई कर गए हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर आपने एक्सेल नहीं किया, आपने खुद को वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया आपने उस, ठीक है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। अब देखा है मैंने, इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, लोगों का जीपीए अच्छा था, 3.8, 3.78, 3.9, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, उनको उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, हालांकि इंटरव्यू के अंदर वो टॉप 5 में थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो निकल गए टॉप 5 से। और लोग जिनका 3.6, 3.65 ये जीपीए था, वो लिस्ट के अंदर आए। क्वाइट सरप्राइजिंग, बट ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर आपका जीपीए डजेंट मैटर, लेकिन ये कि अगर जीपीए आपका कम है और आपके पास स्किल है और आपने खुद को प्रेजेंट अच्छा किया इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू अच्छा दिया आपने, तो आप क्रॉस कर सकते हो। आई थिंक इसके ऊपर मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तब तब क्या था, मैं आई थिंक था थर्ड थर्ड नंबर पे था टॉप, हमारी दफ़ा 4 सीटें थी, 5 नहीं थी। तो और 6 के ऊपर नाइजेरियन लड़का था, यानी वो लिस्ट से बाहर था, लिस्ट से भी एक एक यानी पाँचवा जो बंदा वो भी लिस्ट से बाहर था तब, और छठा भी लिस्ट से, वो छठे पे था, ठीक है। तो मैं तीसरे से दूसरे पे आ गया था इंटरव्यू के बाद, वो छठे से चौथे पे आया था और उसे स्कॉलरशिप मिला था, ठीक है ना। और चौथे और पाँचवें पाकिस्तानी लड़कियां थी, वो निकल गई थी। तो अगर आप लिस्ट से बाहर थे तो तब भी आप वो इंटीग्रेट आप वो कर सकते हो, अगर आपका जीपीए कम था, ठीक है ना। और अगर आपका जीपीए हाई था और आप लिस्ट के अंदर थे तो आप बाहर वो निकल गए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अकॉर्डिंग टू मी ये एक अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक यही थे आपके जनरल क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई मैंने क्वेश्चन मिस किया आपका तो वो, कैन वी चेंज यूनिवर्सिटी एंड डिग्री प्रोग्राम आफ्टर कमिंग। देखो आपका उन्होंने अपॉइंट, आप मेरी वो वीडियो देखो ना, आपको पता चलेगा मैं कितना खच्चर खुआर हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वो उस दौरान अगर यूनिवर्सिटी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो यार मुझे कम से कम इतना तो बनता है ना कि यहाँ मैं डिग्री अपनी कंप्लीट कर लूँ या यूनिवर्सिटी छोड़ के ना जाऊँ, कम से कम मैं ये, हालांकि मेरा दिल कई दफ़ा किया है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के कहीं और निकल जाऊँ ये वो, लेकिन देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका आपका किसी ने साथ नहीं ना दिया, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो बहुत बुरे दिन थे, बहुत बुरे दिन थे। तब अगर किसी ने साथ नहीं दिया और लोग वो अपना वो छुड़ा रहे थे, पल्लू छुड़ा रहे थे और ये वो, इवन आपकी अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ नहीं वो कहा कि ये और वो आपको लारा लगा रहे हैं, आपने 4 साल उनको दिए अपनी, आपको डिग्री नहीं दे रही है वो,
और ये यूनिवर्सिटी जिसके साथ कोई आपका रिलेशन ही नहीं है, ये आपको इसने मुझे पहली एक अपॉइंटमेंट लेके दी, दूसरी लेके दी, तीसरी दिसंबर में फिर लेके दी, फिर 1 महीने के अंदर मुझे वीज़ा लेके दिया। ठीक है। और इस दौरान जितने मुझे मसले आए 4-5 माह, वो मैं जानता हूँ। ठीक है। अल्लाह ना करे आपको देखने पड़े। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी डिजर्व कम से कम इतना करती है कि हम इसको अपना 100% दें। यार ये चीज़ है। और अब बात कर लेते हैं चेंज करनी है या नहीं करनी। अगर आप कहते हो कि हमने चेंज करनी फील्ड, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी फील्ड से दूसरी फील्ड में आ सकते हो, अगर वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। यानी अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो मैनेजमेंट में आ जाओ, यहाँ सभी आए हैं। अगर मज़र मेरी वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा ये मैंने क्या बात की है। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। और खैर दूसरे दूसरे लोग भी आए, अकेला मज़र नहीं आया। तो अच्छा यार, डिग्री आपने प्रोग्राम चेंज करवाना तो वो तो बात होगी, आपने यूनिवर्सिटी चेंज करवानी है उसके उसके रिलेटेड मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वेलकम ऑफिस काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आप उनसे बात कर सकते हो इसके ऊपर। और अपने क्रेडिट आई थिंक ट्रांसफ़र करवा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन आई डोंट नो द प्रोसेस। तो अगर आपको यहाँ आने के बाद लगे कि आप ये डिग्री नहीं कर सकते, आपको ये डिग्री फ़लाँ यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, तो यहाँ से आपके क्रेडिट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने आपको वीज़ा दिया, इस यूनिवर्सिटी ने आपको सारा कुछ किया, तो ये किस तरह से और ये वो आई डोंट नो। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स मैनेजेबल। और अगर आप यहाँ आने के बाद वेलकम ऑफिस के साथ इनका कांटेक्ट करते हुए इस तरह से पूछते हो, वो आपको इस बारे में बताएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। बाकी यहाँ लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।